आईपीओ जो कि 15 तारीख को आ रहा है। इस आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे। तो आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या लिस्टिंग गेन के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। ये डिसीजन आप इजीली ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी की। जो मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी कंपनी है ना, ये जो स्टार्ट हुई थी 1995 में मिसेस रजनी बेक्टर के द्वारा। ठीक है, वो इस कंपनी की फाउंडर है। ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इन द प्रीमियम बेकरी सेगमेंट एंड प्रीमियम मिड प्रीमियम बिस्कुट सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, वो मेनली कंसिस्ट करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? बिस्कुट, जिसमें आ जाते हैं कुकीज, क्रीम बिस्किट, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव और एक्सेट्रा। सेकंड इनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं ब्रेड, बंस, पिज्जा बेसिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो मिसेस बेक्टर्स है ना, ये मैन्युफैक्चर और सेल करती है बिस्किट अंडर इट्स नेम मिसेस बेक्टर क्रेमिका। इसको पहले इन्होंने जो नाम दिया था ना, वो था क्रीम का। आप देखिए, क्रेमिका को हम अब जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका। ये वैसे अगर उन्होंने देखो एक हिंदी वर्ड आ जाता है क्रीम का, क्योंकि इनके बिस्किट ज्यादातर क्रीम के होते हैं। वेयर एज जो इनकी बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं अंडर द ब्रांड नेम इंग्लिश ओवन। ठीक है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंग्लिश ओवन के ब्रांड नेम आता है उनके पास। अब ये जो काफी ऑफर करते हैं दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में और बेंगलुरु में इंग्लिश ओवन की सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर ये काम करते हैं इंग्लिश ओवन में। अगर मैं बात करूं एज ऑफ जून 30, 2020 की, तो जो बेकरी सेगमेंट है ना, उसमें ऑलमोस्ट 96 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जो बिस्किट सेगमेंट है ना, उसमें ऑलमोस्ट 384 आइटम्स हैं। तो काफी वाइड डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपने बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स में करी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो 5 डिफरेंट सिटीज में है। फर्स्ट, महाराष्ट्र में भी इनकी फैक्ट्री लोकेटेड है, कर्नाटका में भी है, यूपी उत्तर प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और पंजाब में भी है। ठीक है, कंपनी काफी बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 154 स्टॉकिस्ट है, 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स है और 3,594 प्रेफर्ड आउटलेट्स हैं। और ये ऑलमोस्ट 23 स्टेट्स इन इंडिया में जो है अपने प्रोडक्ट सेल करती है, इंडिया के अंदर 23 स्टेट्स में। और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ ये बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है, ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो काफी जगह इनका सामान भी एक्सपोर्ट होता है। आगे हम बात करेंगे इस आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है December 15, 2020 को। आईपीओ क्लोज हो रहा है December 17, 2020 को। इशू टाइप है यहाँ पे बुक बिल्ट इशू। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस यहाँ पे रखा गया है 286 टू 288 पर इक्विटी शेयर। पर आप हमेशा याद रखना, हमें कहाँ पे अप्लाई करना होता है, हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है। यानी इसमें जो प्राइस बैंड में कट ऑफ प्राइस कौन सा है, 288 इज द कट ऑफ प्राइस। तो हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस में ही अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरीज मतलब हमें करना ही कट ऑफ प्राइस में है। मार्केट लॉट की बात करें, 50 शेयर्स का मार्केट लॉट है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 50 शेयर्स है। लिस्टिंग कहां पे होगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टिंग होगी। इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो 540 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज है। 540.54 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 40.54 करोड़। ठीक है, फ्रेश इशू कितना है? 40.54। और ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे 500 करोड़ का। देखिए, जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, ऑफर फॉर सेल क्या होता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यहां पर अपना माल बेच के निकल रहे हैं और जो पैसा वो रेस कर रहे हैं वो कंपनी के पास नहीं आएगा। जिसने वो माल बेचा है उसके पास वो पैसा आएगा। जो फ्रेश इशू है, इसका पैसा कहां पे आएगा? इसका पैसा कंपनी के पास आएगा। मैं थोड़ी सी और आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो ये ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ का, ये अभी जो करंट इसके जो प्रमोटर हैं वो नहीं बेच रहे। 4 प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो अपना 500 करोड़ का जो ये ऑफर फॉर सेल है वो सेल कर रहे हैं, मतलब अपने शेयर सेल कर रहे हैं। मैं आपको चारों कंपनी के नाम बता देता हूं। एक लाइनस, मैबल, जीडब्ल्यू क्राउन और जीडब्ल्यू कॉन्फेक्शनरी, ये 4 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो यहां पर एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, ये ऑफर फॉर सेल करंट जो प्रमोटर्स हैं वो नहीं कर रहे। जो
प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है वो यहाँ पर कर रही है, ऑफर फॉर सेल करके अपना एग्जिट ले रही है। एक बात यहाँ पे सोचा जाता है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है ना, ये रिटर्न की बहुत कहते हैं भूखी होती है, ठीक है, पर ये यहाँ पे एग्जिट ले रही है तो थोड़ा सा इनको लग रहा है कि इसमें इस कंपनी में हमने प्रॉफिट अच्छा बुक कर लिया है, तो इससे थोड़ा सा लगता है कि क्या इस कंपनी में आगे प्रॉफिट हमें मिलेगा, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जरूर दिमाग में आता है। बाकी हम अभी आगे बात करते हैं मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ टेंटेटिव टाइम टेबल की। तो ये आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया 15 दिसंबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 17 दिसंबर को, और अलॉटमेंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट यहाँ पे रखी गई है December 22, 2020। इनिटेशन ऑफ रिफंड, अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती तो हमारे जो रिफंड है, हमारे जो पैसे हैं वो 23 दिसंबर 2020 को आ जाएंगे, और अगर हमें अलॉटमेंट मिलती है तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे December 24 को। आईपीओ की लिस्टिंग डेट यहाँ पर रखी गई है December 28, 2020। वहीं अगर मैं बात करूं मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ की लॉट साइज की, तो मिनिमम 1 लॉट आप लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में, जिसके शेयर्स होंगे मिनिमम 50, अमाउंट होएगा 14,400 रुपीज, और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हो, टोटल शेयर्स होंगे 650 और अमाउंट होगा 1,87,200। वहीं अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इशू से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 52.45 करोड़ और इशू के बाद प्रमोटर होल्डिंग है 51 करोड़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो करंट प्रमोटर है वो अपना हिस्सा नहीं बेच रही, वो एक भी शेयर नहीं बेच रहे, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो अपना शेयर बेच रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहली इनकी स्ट्रेंथ आ जाती है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बिस्किट एंड बेकरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, काफी मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स को लोग जानते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बेकरी एंड बिस्किट आइटम्स टू 64 कंट्रीज, 64 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है। रोबोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंप्राइजिंग 154 स्टॉकिस्ट एंड 644 डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनका जो देखिए एफएमसीजी में सबसे जो महत्वपूर्ण एक चीज होती है ना, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे, उतना ज्यादा एफएमसीजी कंपनी को फायदा होगा। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। आगे हम बात करेंगे मॉडर्न प्रोडक्ट यूनिट है 5 डिफरेंट इंडियन सिटीज में टू हेल्प कवर द नेशन वाइड मार्केट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जो भी इनकी मशीनरी है वो काफी मॉडर्न है, तो ये इनको काफी बेनिफिट करती है। अब मैं बात करता हूं कंपनी प्रमोटर की, तो इस कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अनूप बेक्टर। ये कंपनी के प्रमोटर हैं और ये अपने अभी कोई भी शेयर्स नहीं सेल कर रहे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू कि ये जो आईपीओ आ रहा है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों आईपीओ ला रहे हैं। तो ये आईपीओ के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो है मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो हर आईपीओ का होता है, और एक यहाँ पे ये जो अपना राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, पंजाब में इनकी जो फैक्ट्री है राजपुरा में, वो इस यहाँ पे जो फैक्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं उसको यहाँ मतलब आईपीओ से जो पैसा रेस करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे, राजपुरा फैक्ट्री को एक्सपैंड करने में। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा हाउ मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी मेक्स मनी। जो मिसेस बेक्टर है ना, ये कैसे कमाती है, इनका कहां कहां से कितना रेवेन्यू आता है हम पूरा देखते हैं। अब जो ये बिस्किट, डोमेस्टिक बिस्किट सेल करने से 37.4% का इनको रेवेन्यू आता है। ठीक है, जो ये बिस्किट एक्सपोर्ट करते हैं उससे इनको रेवेन्यू आता है 22.2% का, और ये एक्सपोर्ट करते हैं 64 कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद इनको 17.2% का रेवेन्यू आता है अपनी जो ब्रेड वाली जो बन वाली ब्रांड है इंग्लिश ओवन से, जिसमें इनके 132 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, 14,000 रिटेल आउटलेट्स भी हैं और काफी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं आगे मैं बात करूं तो 17% इनको रेवेन्यू आता है इंस्टीट्यूशनल बेकरी से, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करती है लीडिंग क्यूएसआर, क्लाउड किचन और मल्टीप्लेक्सेस के लिए जो बंस वगैरह, जो बर्गर बंस, पिज्जा बंस, उनके लिए सप्लाई करती है। वहीं मैं अगर बात करूं तो इनके पास अदर्स से जो रेवेन्यू आता है वो आता है 6.1%, जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे कि ओरियो के लिए और चोकोबेक्स के लिए। वहीं मैं आगे बात करूंगा, जैसे कि हमने रेवेन्यू देखा, अब मैं इनको बताता हूं कि आपको मतलब इनके जो कस्टमर कौन कौन है और प्रेफर्ड और सोल सप्लायर हैं जिनमें ये। ठीक है, वहीं सबसे पहले मैं बात करूंगा कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फ्रेंचाइज होल्डर है मैकडोनल्ड की नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में। उसके ये सोल सप्लायर है बर्गर बंस और पैन मफिन्स के।
और वो भी लास्ट 25 ईयर्स से, ठीक है, ओवर 25 ईयर्स और सप्लाइंग सिंस 1995। आगे मैं बात करूंगा ये हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के भी प्रेफर्ड सप्लायर है बर्गर बंस और पैन मफिन्स के, जो कि वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज रखती है। लास्ट 13 ईयर्स से ये भी इनके क्लाइंट है। बर्गर किंग की बात करूं तो ये मेन सप्लायर है बर्गर किंग के बर्गर बन से लास्ट 6 ईयर से। यम रेस्टोरेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी ये मेन सप्लायर है बर्गर बंस के लास्ट 7 ईयर से। पीवीआर में भी ये सप्लाई करते हैं लास्ट 10 ईयर से। और रेबल फूड्स एंड फसोस में भी ये सप्लाई करते हैं बेकरी प्रोडक्ट लास्ट 5 ईयर से। अब ये तो सारी बात हो गई इनके हक की। अब हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल्स की कि क्या कंपनी फाइनेंशियल्स में अच्छी है। तो देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना, पहले हम बात करेंगे यहां पर रिवेन्यू की। तो 2018 में रिवेन्यू है 693.97 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2019 में 783.67 करोड़, जो कि 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज होता है और होता है 762.12 करोड़। वहीं अगर मैं 6 मंथ रिवेन्यू की बात करूं तो 6 मंथ रिवेन्यू अभी तक है इनका 430.99 करोड़। अगर ये इसी स्पीड से चले तो ये 800 करोड़ का अपना रिवेन्यू क्रॉस कर जाएंगे। वहीं अगर मैं इनके एबिडा मार्जिन की बात करूं तो इनका 2018, 2019 और 2020 में एबिडा मार्जिन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। 2020 में और 2019 जो 6 मंथ्स जो इनका है एबिडा मार्जिन 2019 6 मंथ सितंबर 2019 की अगर मैं बात करूं तो 10.71% था, जो कि अब सितंबर 2020 की मैं बात करूं 6 मंथ एंडेड का जो एबिडा मार्जिन है वो सीधा इंक्रीज हो जाता है 16.76%। तो काफी अच्छी इंक्रीज आती है। बट ये देखना है कि क्या ये इंक्रीज जो आई है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 35.89 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 2018 में, जो कि डिक्रीज हो जाता है 2019 में 33.15 करोड़ और 2020 में ये डिक्रीज हो जाता है 30.40 करोड़। वहीं ये इंक्रीज हो जाता है अभी 6 मंथ अगर मैं बात करूं तो 38.88 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनको आता है। ये एकदम से इंक्रीज इसलिए भी आया है कि कुछ कॉस्ट कटिंग हुई है और कुछ मार्केट ने एकदम से बाउंस बैक भी करा है, ठीक है। तो ये इनके नेट प्रॉफिट है। वहीं मैं इनकी बात करूं एक पॉइंट आ जाता है कि जो सबके मन में है कि ये कंपनी थोड़े से डेट में ज्यादा आ चुकी है, कि इनका डेट भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। पर मैं वहीं अगर इनके कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। तो अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है ना तो डेट एक टाइम में खत्म भी हो सकता है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। पर हाँ एक पॉइंट जरूर है कि कंपनी का डेट भी इंक्रीज हो रहा है। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि जो मिसेस बेक्टर जो ये फूड स्पेशलिटी का आईपीओ है ना, ये ऑलमोस्ट इन्होंने पहले ही रेस कर लिए 162 करोड़ रुपीस फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर से, ठीक है। जो ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने 288 रुपीस में इनसे शेयर खरीदा है, जिसमें नाम इंक्लूड होते हैं नोमोरा, गोल्डन सैक्स, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सुंदरम म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। ये इन सब ने यहां पर खरीदा है मिसेस बेक्टर को, मतलब ये एंकर इन्वेस्टर हैं। तो इन्होंने लगभग 23 स्कीम में 7 म्यूचुअल फंड्स ने और 23 स्कीम्स में यहां पर मिसेस बेक्टर को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। तो मिसेस बेक्टर्स ने ऑलरेडी 162 करोड़ रेज कर ली हैं। अब हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम। सारा ही जमदार जो होता है वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें पता चल जाता है कि क्या आईपीओ में लिस्टिंग गेन होगा, या ग्रे मार्केट प्रीमियम से हम ये कह सकते हैं आईपीओ कैसा चल रहा है, आईपीओ की डिमांड है या नहीं है। तो मैं अगर बात करूं ग्रे मार्केट की तो इस टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 अबव है मिसेस बेक्टर का। मैंने जो लास्ट देखा था वो लगभग 230 इनका हाई जा चुका है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो मैं अगर सिंपल भी कहूं, अगर ये आईपीओ देखिए 288 का है, ठीक है, प्राइस बैंड। अगर ये आईपीओ सिंपल 200 प्लस ऊपर खुलता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जो उसके सब्सक्राइबर्स होंगे जो उस आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। तो ये एक लिस्टिंग गेन के लिए बढ़िया आईपीओ है। अब मैं बात करता हूं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। यार ये सारे ही फैक्टर्स को अगर मैं जो देखूं कंसीडर करूं ये ऑल फैक्टर्स को, तो हमें इसमें लिस्टिंग गेन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कह रहा है लिस्टिंग गेन के चांस है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अपने हर एक फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा जो मानना ये है कि अगर आप हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो जो रिस्क ज्यादा ले सकता है और जिनके पास फ्री फंड्स है, मतलब थोड़े फंड जो
फ्री है वो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं जो रिस्क टेकर है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कंपनी के काफी अच्छे पॉइंट्स मेरे को लगे हैं, कंपनी की पॉजिटिविटी है, पर नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्या आ जाते हैं कि यार इस कंपनी के पास जो क्लाइंट्स है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स इनके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि बर्गर किंग इनका जो क्लाइंट है, वो आज इनसे बंद ले रहा है, कल को वो अपना भी मैन्युफैक्चर करने लग जाए। क्योंकि कहीं कहीं आप QSR रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो देखते हैं, वो लिखा होता है वी बेक आवर ओन ब्रेड। ठीक है, जो आज इनसे ब्रेड ले रहा है कल को वो खुद लेने लग जाए तो इनके पास एक क्लाइंट लूज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट इनके नेगेटिव हैं, बट ऐसा नहीं है, कंपनी में ग्रोथ चांसेस पूरे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मेरा मानना ये है कि जो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेते हैं और जिनके पास फ्री फंड है वो जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, ये एक मेरा पर्सनल व्यू है और जो ये मेरा व्यू है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको एडवाइस या सजेशन बिल्कुल मत मान लिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपना एनालिसिस जरूर करिए या अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना इन्वेस्ट ना करिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।